हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ये एनटीए नेट के हिंदी के क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें स्थापना और तर्क का क्वेश्चन है। तो इसमें स्थापना दी गई है कि उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। तो सही है, क्योंकि अंजो दीदी एक नाटक विधा की रचना है। और तर्क दिया गया है, इस नाटक में अहमवादिता एवं प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो सही आंसर है, दोनों सही है। तो इसका मतलब कि ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाइए। तो सबसे पहला है हमारा उठ जाग मुसाफिर, दूसरा है वाद विवाद संवाद, तीसरा है मोरपंख, चौथा है विचार और अनुभूति। तो इन्हें हमें मिलाना है, इनके लेखकों के बारे में बताना है। तो सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका आंसर है सी, यानी ए का फोर्थ, यानी कि जो हमारा फर्स्ट है उठ जाग मुसाफिर, तो इसका आंसर है विवेकी राय। तो ये आंसर ऐसे है विवेकी राय। और वाद विवाद संवाद है हमारा नामवर सिंह का। ठीक है, और अगला देख लेते हैं क्या है। सी का 2 है, डी का 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि सी यानी कि मोरपंख। मोरपंख किसका है? ठाकुर प्रसाद सिंह का। ठीक है, और विचार और अनुभूति किसका है? नगेंद्र का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसको भी हमें मिलान करना है। तो इसका जो आंसर है, जैसा पहला ऑप्शन है मुर्दहिया। मुर्दहिया किसकी आत्मकथा है? तुलसीराम की। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। अगला है तिरस्कृत। तिरस्कृत है सूरजपाल सिंह चौहान की। उसके बाद है अपने अपने पिंजरे। तो अपने अपने पिंजरे जो है मोहनदास नैमिषराय का है। उसके बाद है घुटन। घुटन जो कि रचना है हमारी रमाशंकर आर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारा यही है। तो इसमें हमें जो भी रचनाएं दी गई हैं उनके समय से मिलाना है। तो जैसे पहली रचना है हमारी मरुभूमि का मेघ। तो ये कब लिखी गई थी? 1968 में। तो नेक्स्ट है हमारा जिन्होंने जीना जाना। तो इसका जो समय है 1986 है। और अगला है मनीषी की लोक यात्रा। तो मनीषी की लोक यात्रा 1971। और लास्ट में है आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा जो है वो है 1974। ये प्रश्न भी हमारा जोड़ी मिलाने वाला है। तो ये इसकी हमें बताना है कि कौन सी विधा की रचना है। तो पहला जो है एक साहित्य की डायरी। तो एक साहित्यिक डायरी क्या है? डायरी है। और ऋणजल धनजल वो क्या है? एक रिपोर्टाज है। औरों के बहाने क्या है? एक संस्मरण है। ठीक है, और फिर साहित्य की परख क्या है? आलोचना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन सी रचना किसकी है। ठीक है, तो पहला है हमारा अरे यायावर रहेगा याद। तो ये रचना है हमारी अज्ञे की। ठीक है, दूसरा है तना हुआ इंद्रधनुष। तो तना हुआ इंद्रधनुष किसका है? राम का। तो धनुष कौन चलाते थे? राम। तो रामदरस मिश्र। फिर सब्जा पत्र कथा कहे, यानी सब्जा पत्र कथा कहे। तो कौन कथा कहे? शिव प्रसाद। किसकी कथा हो रही है? शिव की कथा हो रही है, इसलिए सब्जा पत्र कथा कहे शिव प्रसाद की रचना है। ठीक है, फिर अगला है दिल्ली शहर दर शहर। तो दिल्ली शहर दर शहर क्या है? निर्मला जैन। किसकी रचना है? निर्मला जैन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। ये फिर से हमारा प्रश्न आ गया है स्थापना और तर्क वाला। तो पहली स्थापना पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंधों के माध्यम से भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी। तो सही होगा गलत? तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका तर्क पढ़ते हैं। इनका निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। कौन सा निबंध? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसी विषय को आधार बनाकर लिखा गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर है इसका ए सही, आर सही। इसका मतलब दोनों सही है। तो ये दोनों स्थापना और तर्क हमारे सही हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है कि स्थापना और तर्क। तो स्थापना में पढ़ती हूँ, जैसा कि है दुर्जन सिंह के बारे में है। दुर्जन सिंह बकरी नाटक का प्रमुख पात्र है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगला है कि तर्क इसका ये है कि इस नाटक के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो आप सभी जानते हैं कि बकरी नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो क्या ये गलत हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्रम से लगाने को दिए गई हैं कुछ रचनाएं। तो रचनाएं क्या हैं? सिंदूर की होली, छठा बेटा, आधे अधूरे, सती प्रताप। तो यहाँ पे हमें
हमारा जो राइट आंसर होगा वो है ये लास्ट वाला डी, क्योंकि सबसे पहले क्या है सती प्रताप, उसके बाद सिंदूर की होली, उसके बाद छठा बेटा, फिर आधे अधूरे। आधे अधूरे सबसे लास्ट में, ठीक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना, आधे अधूरे सबसे लास्ट में, सबसे पहले सती प्रताप हैं। अब अपने नेक्स्ट तरफ चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या पूछा गया है, धर्मवीर भारती कृत अंधा युग के अंतिम अंक का क्या शीर्षक है। तो अंतिम अंक में क्या होता है, अंत में क्या होता है, मृत्यु होती है किसी भी चीज़ के अंत में, तो कहानी के अंत में क्या होती है, मृत्यु। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु की मृत्यु, ठीक है, तो राइट आंसर है बी, यानी कि प्रभु की मृत्यु धर्मवीर भारती के अंधा युग नाटक के अंतिम अंक में है। अंधा युग एक नाटक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रश्न में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम अनुसार लगाएं, ठीक है। तो आंसर भी हमारे सामने ही है। सबसे पहला क्या है, चंद्रावली, फिर भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, सती प्रताप, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, तो ये इसका सही क्रम है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी स्थापना और तर्क वाला है, तो जैसे कि दिया हुआ है आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर हमारा पहला गलत है, दूसरा सही। अब इसको पढ़ते हैं ध्यान से कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। तो स्थापना है इसकी, ज्ञान रंजन केवल एक प्रसिद्ध कहानीकार है, तो सही बात है कि ज्ञान रंजन नहीं, सॉरी, केवल ये कहानीकार नहीं है, इन्होंने और भी रचनाएं की हैं, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये केवल एक कहानीकार नहीं है। लेकिन अगला पढ़ते हैं, पिता इनके द्वारा रचित कहानी विधा की रचना है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पिता कहानी हम सभी जानते हैं ज्ञान रंजन की बहुत ही चर्चित कहानी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म साहनी कृत निम्नलिखित कहानी संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर कालक्रम अनुसार लगाइए, तो ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले क्या है उनका, भटकती राख, फिर पटरियाँ, फिर शोभा यात्रा, फिर निशाचर, ठीक है। तो लास्ट में निशाचर यानी निशा यानी रात में निशाचर होता है, शोभा कब होती है, शाम को, यानी कि अब हम सुबह दोपहर शाम की तरफ से देख लेते हैं। तो भटकती राख, सबसे पहले इंसान भटकता है, फिर पटरियों पे आ जाता है, फिर जब पटरी पे चलने लगता है तो उसको शोभा मिलती है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या, निशाचर, यानी रात को वो चरता है, मतलब चलता है या सोता है या जो भी करता है, तो जब रात हो जाती है तो निशाचर। तो ये एक तरीके से हमने एक छोटा सा ट्रिक बना दिया, एक लॉजिक है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया, फणेश्वर नाथ रेणु की किस कहानी के शीर्षक के साथ मारे गए गुलफाम जोड़ा गया है। तो हम सभी जानते हैं तीसरी कसम के साथ क्या जोड़ा गया है, मारे गए गुलफाम, ठीक है। तो मारे गए गुलफाम किसके साथ जोड़ा गया है, तीसरी कसम के साथ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप क्या है, इनका कहानी संग्रह है, ठीक है। जिसको नहीं पता होगा उन्हें अब पता चल गया होगा, काफ़ी समय तक मुझे भी नहीं पता था। तो आकाशदीप इनका कहानी संग्रह है, उस संकलित नहीं है, आकाशदीप में संकलित नहीं है, ये पूछा है। तो आकाशदीप में क्या क्या संकलित है, अपराधी, प्रणय चिन्ह और रूप की छाया, ठीक है। तो यानी ये तीनों चीज़ें आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित हैं, और क्या संकलित नहीं है, तो वो है ये इंद्रजाल आकाशदीप, यानी जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी संग्रह, उसमें संकलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अब इसमें पूछा गया है, राधिका रमण प्रसाद सिंह कृत कानों में कंगना कहानी, ठीक है। ये हमारे यूजीसी के सिलेबस में भी लगा है, कानों में कंगना कहानी। तो कहानी में राधिका रमण प्रसाद सिंह कृत कानों में कंगना कहानी में किसके अंतर को स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो अंतर स्पष्ट किया गया है ये है वासना और प्रेम के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद कृत निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उनके कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित है। तो वो कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ठीक है। तो ये उसमें संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद कृत ईदगाह कहानी में हामिद अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है, मतलब वो क्या खरीद के लाता है, आपको ये देखना है। तो वो खरीद के लाता है चिमटा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माधवराव सप्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है कहानी। तो एक टोकरी भर मिट्टी
किस विधा की रचना है? तो ये तो सबको पता ही है कि एक टोकरी भर कहानी है, तो ये तो राइट आंसर है ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास महिला लेखिका द्वारा रचित नहीं है? तो अब देखिए, पहला है जिंदगीनामा, ये भी महिला लेखिका द्वारा ही है, और शेष यात्रा ये भी, और कठगुलाब, ये तीनों ही हमारे जो हैं ये महिला लेखिकाओं द्वारा रचित हैं। तो चौथा कौन सा है? आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम जैसे कि आप जानते हैं ये महिला लेखिका का उपन्यास नहीं है, मतलब सॉरी, महिला लेखिका का रचना नहीं है, तो यही है आखिरी कलाम, इसका राइट आंसर है। यशपाल के उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर कालक्रम अनुसार लगाएं। तो यशपाल के उपन्यासों को कालक्रम से लगाना है, तो पहले देख लेते कौन कौन से हैं। और सबसे पहले आएगा इसका दादा कॉमरेड, फिर पार्टी कॉमरेड, उसके बाद आएगा अमिता, और सबसे लास्ट में आएगा झूठा सच। झूठा सच जो है उसके 2 भाग है, और झूठा सच हमारे नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है हम लोगों को। अगला प्रश्न है, जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, पूर्ण हो, आसक्त हो। तो ठीक है, अब ये क्या पूछा गया है? उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास से लिया गया है? ठीक है, क्या कथन लिए गए एक बार फिर से देख लेते हैं। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। ठीक है, तो ये सारी बातें कही गई है पुरुष के बारे में, और ये किसके रचना है, किसके उपन्यास के में से लिया गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो अभी ये पूछा गया है कौन से उपन्यास से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद कृत गोदान में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण पात्र नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या क्या दे रखे हैं? माता दीन, दाता दीन और श्याम बिहारी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्याम बिहारी, क्योंकि माता दीन, दाता दीन और ये सब तो उसके पात्र हैं, मगर श्याम बिहारी नाम का कोई भी पात्र प्रेमचंद के गोदान में नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है हमारा उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों से मिलाना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला है परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? अगला है हमारा आदर्श हिंदू, तो किसका है? लज्जाराम मेहता का। ठीक है, तीसरा है अरण्यबाला। अरण्यबाला किसका है? ब्रजनंदन सहाय। अरण्यबाला ब्रजनंदन सहाय। ठीक है, वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद। वामा शिक्षक किसका है? ईश्वरी प्रसाद। तो अगर ये सब नहीं भी याद आते हैं तो हमें अगर 1 या 2 का आंसर भी पता होता है, जैसे कि परीक्षा गुरु काफ़ी फेमस है और सभी जानते हैं कि लाला श्रीनिवास दास का है, तो इसका अगर ये आंसर है तो हम फिर ऑप्शन में देख के ही लगा सकते हैं कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देख लिया, अब हम ऑप्शन में एक बार फिर से देखते हैं। ऑप्शन में देखिए यही लिखा है ना कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो यानी कि जो आमने सामने है वही है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतवर्ष नदियों का देश है, बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। ये दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। तो पंक्तियाँ काफ़ी अच्छी, एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। भारतवर्ष नदियों का देश है, बेशक ये ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। ठीक है, तो अब ये क्यों पूछा जा रहा है कि किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो काफ़ी अच्छी पंक्तियां हैं। ये किसने लिखा है? धूमिल ने। तो हम सभी अनुमान लगा सकते हैं धूमिल ही इतनी अच्छी पंक्तियां लिख सकते हैं। और ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, किस आलोचक ने मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता को आरक्षित जीवन की कविता कहा है? तो आप सभी जानते हैं रामविलास शर्मा ने, और रामविलास शर्मा ने ही इसे एक अपराधी का से संबंधित कविता भी कहा है। तो ये जब भी आएगा तो आप रामविलास शर्मा ही लगाएंगे, क्योंकि यही राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है हमारा, असंगत युग्म का चयन करें। असंगत जैसे कि जो जिसकी रचना नहीं है। पहला है गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, तो ये गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है, तो ये तो सही है। दूसरा ये संगत है। दूसरा है अरण्या, ये किसका है? नरेश मेहता का। ठीक है, और कांट की घंटियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो ये उनका है। मगर जो असंगत है वो है वाजश्रवा के बहाने विजय देव नारायण शाही, यानी कि वाजश्रवा के बहाने विजय देव नारायण शाही की रचना नहीं है। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन सी कविता अज्ञे द्वारा रचित है? तो
ये तो सभी जानते हैं। असाध्य वीणा अज्ञेय की बहुत ही फेमस रचना है। और दूसरा है नदी के द्वीप। तो ये दोनों काफ़ी फेमस रचनाएं हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम इसी को कंसिडर करेंगे कि असाध्य वीणा और नदी के द्वीप, तो ये हमारा राइट आंसर है। बाकी ये दोनों रचनाएं अज्ञेय की नहीं हैं। अब ऑप्शन में भी हम देख सकते हैं 1 और 2 ही दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कविता नागार्जुन कृत युग धारा में संकलित नहीं है? तो उसमें कौन कौन से संकलित है? पहला मनुष्य हूँ, नई पौध, ये दोनों संकलित हैं। और चना जोर गरम ये नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा। और रजनीगंधा ये भी संकलित है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? चना जोर गरम, तो राइट आंसर यही होगा। तो एक बार फिर देखते हैं युग धारा में क्या संकलित है। मनुष्य हूँ, नई पौध और रजनीगंधा युग धारा में संकलित है। किसके द्वारा रचित है? नागार्जुन के द्वारा। और इसमें क्या संकलित नहीं है? तो चना जोर गरम संकलित नहीं है। अगली है, नागार्जुन की किस कविता में वात्सल्य रस की प्रधानता है? तो अब ये तो बहुत ही आसान है। गुलाबी चूड़ियाँ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ। गुलाबी चूड़ियाँ में एक छोटी सी बच्ची होती है, एक ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर होते हैं उसके पिता, वो अपनी बच्ची की चूड़ियाँ अपने वाहन में लटका के रखते हैं और उन चूड़ियों के बहाने अपनी बेटी को याद करते हैं, तो इसलिए ये वात्सल्य रस से संबंधित है। ठीक है, और बाकी जो हैं ये सब नहीं है। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कवि को अधैर्य का कवि कहा जाता है? अधैर्य का, धैर्य का नहीं, अधैर्य का कवि। तो ये जाहिर सी बात है, राष्ट्र कवि दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है अधैर्य का कवि। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो पहला है युगवाणी। युगवाणी का समय क्या है? 1939 यानी 1939। अगला है पुरुषोत्तम राम यानी 1967 1967। ठीक है, ये अगर आपको दिख ना रहा हो तो ठीक है, 1967 ये जो है ये 7 है, 1967 है। ठीक है, अगला है उत्तरा है 1949 1949 और वीणा है 1927। तो अगर हमें ये क्रम से भी लगाने को आ जाता है तो सबसे पहले क्या आएगा? वीणा, फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा? युगवाणी, वीणा फिर युगवाणी, युगवाणी के बाद आएगा उत्तरा, उत्तरा के बाद आएगा पुरुषोत्तम राम। और ये जो रचनाएं हैं ये किसकी रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगले पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर कालक्रम मतलब क्रम अनुसार लगाइए। तो देखिए वही बात हो गई ना। तो पहला क्या आएगा? आंसू, फिर कुकुरमुत्ता और फिर क्या है? कला और बूढ़ा चांद, फिर अग्निरेखा। आंसू, कुकुरमुत्ता, कला और बूढ़ा चांद और लास्ट में है अग्निरेखा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से किस कविता की लेखिका महादेवी वर्मा है? ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं। 2 हैं इसमें, तो 3 और 4 यानी कि मैं नीर भरी दुख की बदली उनका बहुत ही चर्चित मतलब कविता है। जो भी रचना है या कविता है तो ये बहुत ही चर्चित है, मैं नीर भरी दुख की बदली। और चौथे नंबर की भी इन्हीं का है, दीप तेरा दामिनी। तो जैसे दीप इनकी रचनाओं में बहुत बार आया हुआ है तो हम कह सकते हैं महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कविता की लेखिका महादेवी, ये तो हो गया है हमारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसमें पूछा गया है कौन सी कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी है? वो है हमारी अधिवास। कौन सी है? अधिवास सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। बाकी परिवर्तन, गिरजे का घंटा, प्रथम रश्मि, ये सब हमारी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कविता निराला कृत कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह में संकलित नहीं है? किस में संकलित नहीं है? कुकुरमुत्ता में। तो वो रचना है हमारी वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तोड़ती पत्थर, इसी को वह तोड़ती पत्थर भी कहते हैं। और कौन कौन सी कुकुरमुत्ता में हैं? तो रानी और कानी, मास्को
डायलॉग्स और खेल, ये सब उसमें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कहकर देखा तूणीर तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। तो ये जो निराला की पंक्तियां हैं ये उनकी किस कृति से ली गई हैं? तो निराला जिस प्रकार से लिखते हैं तो देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे राम की शक्ति पूजा, मगर राम की शक्ति पूजा से संबंधित इसमें एक भी वाक्य नहीं है। ठीक है, स्वर वही है मगर वाक्य वो नहीं है। तो ये है पंचवटी प्रसंग। किससे लिया गया है? पंचवटी प्रसंग से। ठीक है, तो अब आप एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लकलक करता वह महाफलक। ठीक है, अब ये किससे लिया है? पंचवटी प्रसंग से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निराला द्वारा रचित निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आधार पर क्रम अनुसार लगाएं। तो क्या है? सबसे पहले अणिमा, बेला, नए पत्ते, फिर अर्चना। पहले क्या है? अणिमा, फिर बेला, फिर नए पत्ते और लास्ट में क्या होगा? अर्चना करेंगे ना, नए पत्ते लाएंगे, बेला के फूल खिलेंगे तो अर्चना करेंगे। तो ये ऐसे है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के कुमार किसका प्रतीक है? अब यहाँ पे हमें कुमार देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। कुमार मनु के लिए ही यूज़ किया गया है, तो मनु किसका प्रतीक है? मानव का। तो ये कुमार कौन है? मानव। ठीक है, तो राइट आंसर है मानव। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को क्या उपाधि दी है? तो क्या उपाधि दी है उन्होंने उनको कहा है आधुनिक काल का सूरदास। मैं आपको सारे ऑप्शंस नहीं बता रही क्योंकि इसमें काफ़ी समय वेस्ट होता है, वैसे भी हमें सही आंसर से मतलब है, तो मैं आपको सीधा सही आंसर ही बता रही हूँ। ठीक है, तो ये है आधुनिक काल का सूरदास, गणपति चंद्र ने कहा है। किसको कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राग सोरठ संग्रह किसकी रचना है? कौन सी? राग सोरठ संग्रह किसकी रचना है? तो ये है हमारी मीराबाई की। तो मीराबाई की कौन सी रचना है? राग सोरठ। अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी सतसई की टीका के रूप में किसकी? बिहारी सतसई की टीका के रूप में लिखी गई फिरंगे सतसई। कौन सी? फिरंगे समझते हैं ना, तो फिरंगे सतसई किसने लिखी है? तो ये लिखी है आनंदी लाल शर्मा ने। किसने? आनंदी लाल शर्मा, यानी ये बहुत कहते हैं ना काफ़ी फिरंगी बन के घूम रहा है, तो आनंदी लाल, आनंद से लाल हुए हैं, फिरंगी हो गए हैं, तो फिरंगी सतसई आनंदी लाल ने। तो आप इससे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने कहा है तुलसीदास को किसका? रूपक। बहुत सारे रूप होते हैं जिसके, रूपकों का बादशाह किसने कहा? बच्चन। बच्चों को बहुत सारे रूप पसंद आते हैं, तो बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सिकट हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। ये पंक्तियां हैं। अब ये इसमें पूछा गया है, सूरदास कृत उक्त पंक्ति में, मतलब उक्त मतलब ऊपर दी हुई पंक्ति में, मतलब ऊपर दी हुई पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया? अलंकार। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें व्याकरण भी पूछा जा रहा है, तो व्याकरण भी हमें तैयार करना होगा। सूर सिकट हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स की आवृत्ति हो रही है बार बार, और उसको जब सरिता यानी कि नदी अगर सूखी है तो उसमें कोई नाव कैसे चला सकता है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विभावना हो रही है ना, कि मतलब उसका, सॉरी विभावना नहीं है, निदर्शना अलंकार है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि निर्दर्शन हो रहा है कि जब सरिता सूखी हुई है तो भी उसमें नाव चलाए हैं। सूर सिकट हटी नाव चलाई हूँ, वो भी दूर हट के। तो ये है एक उदाहरण लिया गया है, तो मगर ये कौन सा है? निदर्शना मतलब दर्शन नहीं हो रहे हैं उसके। अगला प्रश्न है, दुल्हन तो ही पिय के घर जाना, काहे रोवे काहे गावे, काहे करत बहाना। तो दुल्हन को कहाँ जाना है? पिया के घर, और वो कह रहे हैं क्यों रो रही हो, क्यों गा रही हो, क्यों बहाना बना रही हो। ठीक हो, तो अभी किसने लिखा है? ये लिखा है कबीरदास ने। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, कबीरदास ने ये किसके आधार पर लिखा है? तो ये परमात्मा और आत्मा के संबंध पे लिखा है। दुल्हन को उन्होंने आत्मा और पिए को परमात्मा कहा है कि जब व्यक्ति को एक बार परमात्मा के पास जाना ही है तो फिर उसे
इतना बहाना और इतना विलाप करने की क्या ज़रूरत है, रोने गाने की क्या ज़रूरत है, वो शांति से जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस कवि को कवि कंठहार की उपाधि दी गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कोकिल का मतलब होता है कोयल जिसका कंठ बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही विद्यापति जी को ही कवि कंठहार की उपाधि भी दी गई है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चंद बरदाईकृत पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग, जैसे कैमास वध एक सर्ग है जो हमारे एमए के सिलेबस में लगा हुआ था, तो उसी तरह से रेवा तट एक सर्ग है जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा है। ठीक है, तो रेवा तट सर्ग में रेवा तट को किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नर्मदा नदी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आ गया है, तो उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में पूछा गया। तो उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत विचारधारा का अंत क्या पूछा है, विचारधारा का अंत अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो विचारधारा का अंत नाम की अवधारणा जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो ये की गई है डैनियल बेल, यानी डैनियल बेल के द्वारा प्रस्तुत गई है। कौन सी की गई है, तो ये है विचारधारा का अंत, मतलब आपकी जो विचारधारा है उसका अंत कर देंगे, वो भी किस में, उत्तर आधुनिकतावाद में। तो कौन करेगा, डैनियल बेल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है अस्तित्ववाद के प्रवर्तक सोरेन क्रिकेगार्ड। अब इसको शॉर्ट में क्रिकेगार्ड भी बोलते हैं, मगर यहाँ पूरा नाम है तो पूरा नाम याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और इनका क्या है, अस्तित्ववाद के कौन है, ये प्रवर्तक हैं सोरेन क्रिकेगार्ड। ठीक है, तो अभी ये क्या पूछ रहे हैं, कौन से देश के निवासी हैं, तो कौन से देश के, ये हैं डेनमार्क। अब इसको हम रिलेट कर लेते हैं, जैसे क्रिकेगार्ड और ड से डेनमार्क, तो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से इनके देश का नाम शुरू हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में है, हमें मिल गया है तो अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणवादी नहीं है। मनोविश्लेषणवादी कौन नहीं है, तो कौन है, सोरेन क्रिकेगार्ड ही मनोविश्लेषणवादी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये है क्या पढ़ा था हमने, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक थे। जब वो अस्तित्ववादी है तो मनोविश्लेषणवादी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम राइट आंसर लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में जो कि हम थोड़ा सा दिमाग लगाने से लगा सकते हैं। निर्देश, अच्छा यहाँ पे हमें फिर से स्थापना और तर्क वाला आंसर करना है। तो क्या पूछा, क्या कहा गया स्थापना में, मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं समाजवाद का प्रमुख नारा था। ठीक है, अब तर्क क्या दे रहा है, इस विचारधारा के इस विचारधारा के प्रखर समर्थक राम मनोहर लोहिया थे। किस विचारधारा के, कि मानेंगे नहीं मरेंगे नहीं समाजवाद का प्रमुख नारा था। दोनों ही सही है, क्योंकि ये भी उन्होंने ही कहा है और ये भी उन्होंने ही कहा है, तो सही है। अब यहाँ मुझे नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 1893 में। ठीक है, और किसने की थी, तो ये आप देख लेना, शिव प्रसाद कुछ नाम है उनका। भारतीय नवजागरण के अंतर्गत थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये मैडम ब्लावत्स्की ने की है, मैडम ब्लावत्स्की, तो इन्होंने की है किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, वो भी कब, भारतीय नवजागरण के अंतर्गत। अगला है द न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है, तो ये है जॉन क्रो रैनसम। किसके हैं, न्यू क्रिटिसिज्म, ये एक उनकी किताब है जो कि आपको गोविंद पांडे में भी इसका जिक्र मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको रेफर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस रूसी रूपवादी समर्थक का जन्म सबसे अंत में हुआ, यानी सबसे लास्ट में कौन है, तो वो है रेने वैलेक सबसे लास्ट में उनका, सबसे अंत में उनका जन्म हुआ है। और ये कहाँ से है, रूसी, मतलब रूस के रशिया के हैं। और कौन से वाद के समर्थक है, तो रूपवादी समर्थक हैं। ठीक है, पाश्चात्य चिंतकों को उनके जन्म काल के आधार पर कालक्रम अनुसार लगाई है। तो सबसे पहले कौन है, ऑस्कर वाइल्ड। अब ऑस्कर किसको मिलता है, उसी को जो वाइल्ड होता है। बेनेडिक्टो क्रोचे, इसलिए बाकी लोग क्या करते हैं, क्रोचने लगते हैं, क्रोचे। फिर एजरा पाउंड और फिर लास्ट में टी.एस. इलियट। ठीक है, तो क्रोचे के बाद ही इलियट आता है, तो इसे आप लगा सकते हैं। और ऑस्कर वाइल्ड उससे बेनेडिक्टो क्रोचे से पहले हैं, और क्रोचे के बाद एजरा पाउंड, और एजरा पाउंड के बाद इलियट।
पोएट्री एंड साइंसेस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आई ए रिचर्ड। और कहीं कहीं आपको किताबों में ये साइंस एंड पोएट्री भी मिल जाएगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही रचना है, एक ही किताब है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 किताबें दे रखी हैं, तो राइट आंसर है इसका 1 और 3 जिसके ये लेखक नहीं है। तो 1 क्या है? सिलेक्टेड एसेज, और 3rd क्या है? पोएट्री एंड साइंसेस। तो इसके लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है, तो यानी कि ये किसके लेखक हैं? लिरिकल बैलेड्स आप सभी जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और द प्रिल्यूड इसके भी लेखक वर्ड्सवर्थ ही हैं। तो 1 एंड 2nd एंड 4th के लेखक ये हैं, और 1st एंड 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसके लेखक ये नहीं हैं। ठीक है, फिर से ये है स्थापना और तर्क। तो विरेचन के सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रतिपादित हैं। क्या अरस्तु द्वारा प्रतिपादित है? हाँ है। तो विरेचन का सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रतिपादित है, और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है। सही बात है, क्योंकि अरस्तु ने ही तो विरेचन का सिद्धांत दिया है, जिससे कि हमारे जो भी बुरे भाव हैं वो निकल जाए, उन्हें दबा के नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के लेखक अरस्तु नहीं है? तो अरस्तु के यहाँ पे 4 ग्रंथ दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है। तो पहला है पेरिपोएटिक्स, तो इसके लेखक तो अरस्तु हैं ही। ठीक है, अगला क्या है? रिटोरिक, तो रिटोरिक भी अरस्तु ने ही लिखा है। और तीसरा है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स भी अरस्तु का है। तो बच क्या गया? इयोन, तो इयोन जो है ये अरस्तु का नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इयोन। ठीक है, अगले पे आते हैं। तो शब्द वाच्यत्व किस प्रकार का काव्य दोष है? तो ये है आपका रस काव्य दोष। ठीक है, स्वशब्द वाच्यत्व तो मतलब अपने शब्द का वाच्य करना, तो क्या हो गया? ये रस दोष हो गया। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? तो रस और आचार्य तो कौन से हो जाएंगे? शंकुक हो जाएंगे, क्योंकि शंकुक का अनुमितिवाद है। अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? शंकुक ने। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो गया शंकुक। अगला प्रश्न है, रहत घर न भव धाम धन तरुवर सरवर कूप। ठीक है, रहत घर न वर धाम धन, ठीक, तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। तो ये किसका है? तो ये जो रचना है ये है हमारी देवदत्त की। किसकी है? देव की। तो देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभा से हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी। अब ये नवोन्मेष शालिनी जहाँ भी आ जाता है तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है राजशेखर। ये नवोन्मेष शालिनी का प्रयोग एक ही बार हो रखा है, और किससे संबंधित है? ये है काव्य हेतु। काव्य हेतु के लिए उक्त कथन आचार्य किसने किया है? राजशेखर ने। किसने किया है? राजशेखर ने। अगला है हमारा प्रश्न, क्या कह रहे हैं? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान, क्या? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय प्रेरूपा। अब ये काफ़ी बड़ा है। प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है काव्य लक्षण के संबंध में उक्त कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? ठीक है, अभी क्या बच रहा? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, ठीक है, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेरूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो इतनी बड़ी अभिव्यक्ति है। अब ये पूछा गया है काव्य लक्षण के संबंध में उक्त कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो ये आंसर हम देख लेते हैं क्या है इसका? गुलाब राय। तो किसके द्वारा कहा गया है ये? तो ये कहा गया है गुलाब राय के द्वारा। अगला है हमारा प्रवासी साहित्य। तो अब इसमें पूछा गया है प्रवासी साहित्य सुधा
इसमें हमसे पूछा गया है प्रवासी साहित्यकार सुधा ओम ढींगरा किस देश की निवासी हैं। तो अभी पूछा गया किस देश की निवासी हैं, तो ये हैं अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की निवासी है सुधा ओम ढींगरा। अगला प्रश्न है हमारा रघुवीर सहायकृत दिल्ली मेरा परदेश किस विधा की रचना है। तो ये जो विधा है ये है हमारी डायरी। क्या है? हमारी डायरी विधा की रचना है दिल्ली मेरा परदेश। दिल्ली मेरा देश नहीं, दिल्ली मेरा परदेश, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस रेखा चित्र की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। कौन है? कृष्णा सोबती। तो किसकी है? हम हशमत। क्या आंसर है इसका? हम हशमत। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा वैचारिक निबंधकार नहीं है। अब निबंधकार तो सभी है मगर इनमें से वैचारिक कौन है, तो वो है शरद जोशी। कौन है? शरद जोशी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को क्या उपाधि दी है? क्या उपाधि दी है बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको? प्रताप नारायण मिश्र को क्या उपाधि दी है? हिंदी का एडिसन। क्या कहा है? हिंदी का एडिसन। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया तमाशा लोकनाट्य किस क्षेत्र से है, मतलब तमाशा लोकनाट्य किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर है हमारा महाराष्ट्र। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है तमाशा लोकनाट्य। कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है हमारा भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना कब हुई। अब भारतेंदु नाटक मंडली तो ये हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित नाटककारों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे मिलाना है, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। तो करेक्ट आंसर है ये, फर्स्ट का 2, सेकंड का 3, 2 3 4। ठीक है, तो 2 3 1 4, तो आंसर ये है इसका 2 3 1 4। तो मतलब ये हो गया, पहला है बुलबुल की सराय, तो बुलबुल की सराय मणि मधुकर, और तो ये है पहला जो है वो है हमारा मणि मधुकर, और यानी कि बुलबुल की सराय मणि मधुकर, और नरमेध यानी गिरिराज किशोर, और अभंग गाथा, तो अभंग गाथा है नरेंद्र मोहन। हमारी बुढ़िया है कृष्ण बलदेव वैद्य। ठीक है, तो राइट आंसर तो आपको पता ही चल गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रविदास लक्ष्मी नारायण लाल कृत किस नाटक का पात्र है। तो क्या क्वेश्चन है? रविदास जो पात्र है, और ये लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, और क्या विधा है? नाटक। अब इसके किस नाटक का पात्र है रविदास? तो ये है तुम चंदन हम पानी, ये इसका पात्र है। कौन है? रविदास। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित नाटकों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर अनुक्रम से लगाइए। तो पहला है सन्यासी, फिर सेवापद, खिलौने की खोज, डॉक्टर। सबसे लास्ट में आएगा डॉक्टर, और सबसे पहले आएगा सन्यासी। तो यानी पहले इंसान सन्यासी रहता है, फिर वो सेवा पथ पे जाता है, फिर उसको खिलौने की खोज करनी पड़ती है, मतलब वो किससे काम करेगा, फिर वो क्या बनता है? डॉक्टर बन जाता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद व्यक्ति क्या बनता है? डॉक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वृंदालाल वर्मा कृत सेनापति ऊदल नाटक किस युग की रचना मानी जाती है। तो सेनापति ऊदल जो नाटक है किस युग की रचना है? ये है द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना है। कौन सी रचना है? सेनापति ऊदल किसकी रचना है? द्विवेदी युग की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। तो ये है आनंद रघुनंदन। तो बच्चों को क्या पसंद है? नाटक देखने में क्या आता है? आनंद आता है। तो आनंद रघुनंदन प्रथम नाटक है बच्चन सिंह के अनुसार। ठीक है, तो ये है आनंद रघुनंदन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कहानी आंदोलन से किसके प्रवर्तक
गंगा प्रसाद विमल हैं। ठीक है, तो ये नीचे कुछ कहानियाँ दे रखी हैं जिसके आंदोलन हुए थे। इन आंदोलनों में से जो गंगा प्रसाद विमल है वो किसके प्रवर्तक है? तो ये है अ कहानी के। ये आंख बंद करके याद कर लेने की चीज़ है। अ कहानी के प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब ये कहानी से आ रहे हैं प्रश्न हमारे। तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की प्रथम कहानी। तो अब ये यहाँ पे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया प्रकाशन वर्ष के आधार पर, यानी पहले कौन सी लिखी गई। तो हिंदी की पहली कहानी यानी प्रथम कहानी। तो कौन सी माने जाती है प्रकाशन वर्ष के आधार पर? एक जमींदार का दृष्टांत। एक जमींदार का दृष्टांत याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग इंदुमती और प्रणयनी परिणय और 11 वर्ष का समय इन कहानियों के बीच में कंफ्यूज होते रहते हैं, मगर जो रियल कहानी है, और हाँ, एक टोकरी भर मिट्टी में भी हम कंफ्यूज होते हैं, मगर जो रियल में कहानी है वो है एक जमींदार का दृष्टांत। ठीक है, ये हमारी प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन सबसे पहले आएगी। अगर कभी हमें ऐसा आ जाता है कि हमें इसमें क्रम से लगाना है, तो भी हमें ध्यान रखना है कि एक जमींदार का दृष्टांत सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये सारी कहानियाँ आएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सुरेंद्र वर्मा कृत किस उपन्यास में रंगमंच और सिनेमा संसार की जीवन चित्रित हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है मुझे चांद चाहिए। किससे संबंधित है? संसार, रंगमंच और सिनेमा से। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रश्न है हमारा, क्रोंच हूँ मैं काव्य संग्रह। क्या है ये काव्य संग्रह? क्या नाम है इसका? क्रोंच हूँ मैं। तो ये हमें पता चल गया, क्रोंच हूँ मैं क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है, तो अब इसका क्या पूछा है हमसे? लेखक। तो इसका लेखक कौन है? इसका लेखक जो है वो है शिवराज सिंह बेचैन। ये हमारे दलित लेखक हैं और बहुत ही चर्चित है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ये सर। तो काफ़ी सारी इनकी रचनाएं फेमस हैं। तो ये है, इनका है क्रोंच हूँ मैं, और क्या है? काव्य संग्रह है। किसका है? शिवराज सिंह बेचैन जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है? तो ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा काव्य संग्रह प्रभा खेतान द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो अब हमें देखना है इनमें से कौन सा है जो प्रभा खेतान द्वारा रचित नहीं है। तो 2 और 4, यानी कि दूसरा, कुछ दूर तक, और 4 यानी लकीरें, ये प्रभा खेतान का नहीं है। यानी प्रभा खेतान का कौन सा है? अपरिचित उजाले और अहिल्या। तो अहिल्या और अपरिचित उजाले किसका है? प्रभा खेतान का है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रगतिवादी कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर काल क्रमानुसार लगाएं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। इनको क्या करना है? हमें जन्म काल के आधार पर लगाना है। तो लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? सबसे पहले कौन आएंगे? रामधारी सिंह दिनकर, फिर नागार्जुन, फिर रामेश्वर शुक्लाचार्य, और लास्ट में आएंगे त्रिलोचन हमारे लास्ट में आएंगे। दिनकर हमारे सबसे पहले आएंगे, फिर नागार्जुन आएंगे। नागार्जुन का समय 1911 है। ठीक है, और फिर दिनकर इनके समकालीन है, इनका 1909 या 10 के बीच में आता है। ठीक है, तो 9 या 10 है, ये आप देख लीजिएगा, 1909 और 10 के बीच में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है? अब किस कवि को क्या का? छायावाद का क्या कहा जाता है? शलाका पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें से हमें राइट आंसर देख के बताना है किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है निराला को, क्योंकि जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा पंत, ये लोग इनको तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो निराला जी को शलाका पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं इस प्रकार की हैं, इसलिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस पत्रिका का प्रकाशन प्रयाग से हुआ? ठीक है, किस पत्रिका? तो ये है हिंदी प्रदीप। प्रयाग यानी प्रयागराज से हुआ है, तो हिंदी प्रदीप का हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा,
हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग को रामविलास शर्मा ने क्या नाम दिया? तो इन्होंने नवजागरण काल कहा भारतेंदु युग को। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। अब ये प्रश्न है हमारा, असंगत युग्म को पहचानिए। तो पहला क्या है? वनाष्टक। तो वनाष्टक किसका है? श्रीधर पाठक का। ठीक है, लेकिन पारिजात जो है वो लाला भगवान दीन का नहीं है, तो ये असंगत यही है, तो राइट आंसर यही है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या किसका है। तो ये क्या है? स्नेहमाला। तो स्नेहमाला जो है किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे कहीं आता है तो आपको याद आ जाए और आप राइट आंसर लगाएं। फिर उसके बाद क्या है? चित्रधार किसका है? जयशंकर प्रसाद का। महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्नेहमाला और चित्रधार जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राम काव्य परंपरा का कवि नहीं है? ठीक है, तो अब इसमें हमें ध्यान देना है। राम काव्य परंपरा, तो केशवदास, ये कृष्ण, ये भी राम काव्य के हैं क्योंकि इन्होंने रामचंद्रिका लिखी थी। ठीक है, और अगला जो है नरहरि, बारहट और ईश्वरदास, ये सब भी उसी राम परंपरा के ही आते हैं। अगर हमें इसके बारे में नहीं भी पता है तो हमें ये पता है कि जो हरिराम हैं ये राम परंपरा में नहीं आते। जो हरिराम हैं जिनके नाम में राम आता है, हरि भी आता है, मगर फिर भी ये राम परंपरा में नहीं आते क्योंकि हमें ये पता है। इसलिए अगर ये दूसरे नहीं भी पता है तो भी हम इसे आंसर लगाएंगे और ये हमारा करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, कहन श्याम संदेश एक, मैं तुम पे आयो, कहन स्वयं संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। कहन श्याम संदेश एक, मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। ठीक है, तो उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार कौन है? नंददास। ठीक है, नंददास है इनके रचनाकार। अब ये है, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, यानी कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी के अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, यानी दिव्यवाणी देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करें? निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। अब मान लो ये सब हमें नहीं मालूम तो ये तो पता होना चाहिए स्वर्ण युग किसने कहा भक्ति काल को, और यहीं से हमारा ट्रिक लग जाएगा और हमारा आंसर पूरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा श्याम सुंदर दास। कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। उन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसकी? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। अब सरहपा के संबंध में ये किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है हमारे बच्चन सिंह जी ने। क्या कहा है? कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नाथ साहित्य में गोरखनाथ के गुरु कौन हैं? तो ये तो सबको पता है कि सबसे पहले जो आते हैं गोरखनाथ ही आते हैं, लेकिन गोरखनाथ से पहले कौन आते हैं? मच्छिंद्रनाथ, यानी इन्हें मच्छिंद्रनाथ भी कहा जाता है। तो गोरखनाथ के गुरु कौन है? मच्छिंद्रनाथ। और उनके गुरु कौन है? आदिनाथ। जो आदिनाथ कौन है? वो है शिव। ठीक है, अगला प्रश्न है, रणमल्ल छंद के लेखक कौन है? रणमल्ल छंद, तो रणमल्ल छंद, यहाँ पे छंद आ रहा है तो ये श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्य ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है? अब अक्सर ये होता है, इस प्रश्न को इस बार घुमा के पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है कि इस्तवार्द लाल हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मगर यहाँ पर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किसका अनुवाद किया है ऐसे पूछा गया है। तो आपको दोनों चीज़ें, मतलब ये और ये याद रखने की पूरी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे पूछा गया है संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। किसका? संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। अब एक और हमसे पूछ लिया गया है ग्रामर का मतलब। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? संकेत। संकेत जैसे मनीष उस दिशा में जा रहा है, तो अगर हम ऐसा कहेंगे तो दिशा की तरफ हमें क्या करना होगा? संकेत। क्या करना होगा? संकेत। तो ये हमारा क्या हो गया? संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ओष्ठ्य से उच्चारित है? तो निम्न में से कौन सा? ओष्ठ्य। जैसे कि हमने पढ़ा है प वर्ग हमारा ओष्ठ में आता है, क्योंकि हम प फ ब जब बोलते हैं तो हमारे आगे के ओष्ठ जो है वो आपस में टकराते हैं। ठीक है, तो ये प वर्ग हमारा आ जाएगा ओष्ठ में। अगला प्रश्न है हमारा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये काशी नागरी प्रचारिणी सभा का प्रकाशन जो हुआ था, ये हुआ था 1893 में। कब? 1893 यानी 1893 में। अब फिर से हमारा स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। तो इसमें जो स्थापना है हमारी, उसमें कहा जा रहा है कि इंस्क्रिप्ट, ये है इंस्क्रिप्ट जो है भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति है। ठीक है, क्या है? भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति है जिसका विकास राजभाषा विभाग ने किया। ठीक है, तो ये हमारा सही है। इनक्रिप्ट सच में भारत की एक आधिकारिक टाइपिंग पद्धति है जिसका विकास किसने किया है? राजभाषा विभाग ने। ठीक है, लेकिन अब इसका तर्क क्या दिया जा रहा है कि इसी विभाग द्वारा, यानी राजभाषा विभाग द्वारा जिस्ट कार्ड मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये एक बिजनेस से संबंधित कार्ड होता है, जैसे रिज्यूम होता है उस टाइप का, उसमें सारी जानकारियाँ लिखी होती है। तो जिस्ट कार्ड का भी निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षर छापे जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने आपको जिस्ट का मतलब बता ही दिया है, तो आप समझ गए होंगे। आंसर में भी यही है कि पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पूछा गया है कि किस बोली का संबंध झांसी से है, यानी कि झांसी में कौन सी बोली चलती है? तो वहाँ चलती है बुंदेली। कौन सी बोली है ये है बुंदेली। बुंदेली हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला। तो ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और पूरे 100 प्रश्नों को हमने करा दिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।